गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यूनिट 3 में से हम कर रहे हैं राज्य के कार्यों संबंधी आधुनिक अथवा सकारात्मक उदारवाद के चिंतकों के विचार, व्यू ऑफ द थ्योरिस्ट ऑफ मॉडर्न और पॉजिटिव लिबरलिज्म अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इसी कड़ी में हमने राज्यों के कार्य संबंधी नकारात्मक और शास्त्रीय उदारवाद के चिंतकों के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और नकारात्मक और शास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार राज्य के क्या क्या कार्य थे उनके बारे में जानकारी हासिल की थी। उसी कड़ी में आज हम सकारात्मक उदारवाद के चिंतकों के विचार देखेंगे। 19वीं सदी के मध्य तक राज्य के कार्यों को लेकर नकारात्मक उदारवाद का प्रभुत्व था। इस युग के उदारवादी विद्वान राज्य को कम से कम कार्य करने तथा व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे। आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप की नीति के ये समर्थक थे और राज्य को आर्थिक क्षेत्र में कम से कम कार्य करना चाहिए। खुली प्रतियोगिता तथा स्वतंत्र व्यापार की नीति ने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूंजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया था। औद्योगिक विकास तथा राज्य की हस्तक्षेप की नीति के कारण श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण भी हुआ। परिणाम स्वरूप उदारवादी विचारधारा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। हस्तक्षेप की नीति के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति का समर्थन आरंभ हुआ और नकारात्मक विचारधारा के स्थान पर सकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ। अब आप देख रहे हो कि जो हमने शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद देखा था उसमें जो कि वो व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता देने के पक्षधर थे, राज्य को कम से कम कार्य देने के पक्ष में थे। इसके अलावा खुली प्रतियोगिता और स्वतंत्र व्यापार की नीति को वो मानते थे कि पूंजीवाद में इस नीति ने सहयोग दिया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूंजीपतियों ने अपने हितों की रक्षा के लिए आर्थिक क्षेत्र में जो राज्य के हस्तक्षेप की नीति थी उसको अपनाया था, तो उसका उन्होंने विरोध किया था और इस प्रकार से धीरे धीरे नकारात्मक विचारधारा के स्थान पर सकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ था। और सकारात्मक उदारवाद के समर्थकों जैसे कि जॉन स्टुअर्ट मिल, टी.एच. ग्रीन, हॉबहाउस, मैकाइवर, लिंडसे, बार्कर, लास्की आदि ने राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण के विचार का समर्थन किया था। आपने जो नकारात्मक उदारवाद था उसमें जो चिंतक थे वो कौन कौन से थे वो देखे थे। एडम स्मिथ के विचार देखे थे, बेंथम के विचार देखे थे, जॉन लॉक के विचार देखे थे, हर्बर्ट स्पेंसर के विचार देखे थे। और अब हम देख रहे हैं जो सकारात्मक उदारवाद है, जो आपका आधुनिक उदारवाद है, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं वो हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। यानी ये विचारक जो हैं उन्होंने क्या किया, राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए, इसका उन्होंने समर्थन किया। और सकारात्मक उदारवाद को हम क्या कहते हैं, समकालीन उदारवाद अथवा कल्याणकारी राज्य का भी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि अब इन्होंने राज्य को हस्तक्षेप की नीति से हटाकर हस्तक्षेप की नीति के ऊपर डाल दिया। अब वो राज्य को कम से कम कार्य देने के पक्ष में नहीं थे बल्कि ज़्यादा कार्य देने के पक्ष में थे। तो जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं 1806 से लेके 1873 तक इंग्लैंड के महान चिंतक और विद्वान J.S. मिल सकारात्मक उदारवाद के समर्थक थे। पूरा नाम इनका जॉन स्टुअर्ट मिल है, जिनको हम क्या नाम से जानते हैं, J.S. मिल। तो मिल ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी जिनमें द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी तथा कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को हम विशेष रूप से उल्लेखनीय मानते हैं। तो इन्होंने कितनी रचना की, 2 रचनाएं हमारे पास हैं, इनके 2 ग्रंथ हैं, जिसमें से एक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और दूसरा है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो J.S. मिल के जो आरंभिक विचार हैं वो इनके पुस्तकों के अध्ययन से हमें जानकारी इनकी मिल जाती है। इन ग्रंथों में मिल ने राज्य के कार्यों संबंधी अनेक जो उनके विचार थे विस्तार से उनका वर्णन उन्होंने किया है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो भी राज्य की हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे, परंतु इस नीति के दोषों को अनुभव करते हुए मिल के विचारों में परिवर्तन आ गया। परिणाम स्वरूप मिल ने हस्तक्षेप की नीति का विरोध किया और इस बात का समर्थन किया कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रमिकों का जो इतना अधिक शोषण हुआ था उसे रोका जाए और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए
उनकी कार्य अवधि तथा वेतन निश्चित किया जाए। मिल के विचार परिवर्तन के कारण उन्होंने ये कहना आरंभ कर दिया कि राज्य एक बीमा कंपनी जैसा है जिसका उद्देश्य सभी लोगों की भलाई करना है और राज्य का ये कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा, लोगों के जीवन व संपत्ति, कानून तथा व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्य को अवश्य कार्य करना चाहिए। राज्य को समाज कल्याण के भी अन्य कार्य करने चाहिए। यानी मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत बड़ा समर्थक था। उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि राज्य को यद्यपि अनेक कार्य करने चाहिए, परंतु राज्य को वे कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है जो व्यक्ति के निजी क्षेत्र में आते हैं। यानी व्यक्ति के निजी कार्यों में राज्य को दखल नहीं देना चाहिए। और राज्य के संबंध में मिल का कहना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। राज्य तो समाज कल्याण का एक संगठन है और राज्य ऐसा ही वातावरण निर्मित कर सकता है जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने में समर्थ हो सकता है। राज्य को आर्थिक कार्य करने चाहिए। राज्य को श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने चाहिए। राज्य का ये कार्य है कि वह वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन देने, जनता की स्वास्थ्य की सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए भी प्रयास करें। यानी राज्य को क्या क्या कार्य करने चाहिए कि वैज्ञानिक आविष्कारों को राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, जनता की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जनता की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। यानी सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से राज्य को अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो इस प्रकार आपने जे.एस. मिल के विचारों के बारे में जानकारी हासिल की। तो जे.एस. मिल जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे बहुत ज़्यादा, और राज्य की हस्तक्षेप नीति का उन्होंने विरोध किया था, लेकिन इस बात का समर्थन किया था कि राज्य को आर्थिक क्षेत्र और अन्य क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि श्रमिकों का इतना अधिक शोषण हुआ था तो उसे रोका जाए और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी कार्य अवधि और वेतन निश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे टी.एच. ग्रीन के विचार, व्यू ऑफ टी.एच. ग्रीन 1836 से 1882। सकारात्मक उदारवाद के महान समर्थक टी.एच. ग्रीन एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका छोटी आयु में ही देहांत हो गया था। राज्य के कार्यों संबंधी ग्रीन के विचार उनके महान ग्रंथ लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, क्या नाम है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में मिलते हैं। ग्रीन ने उदारवादी विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की। ग्रीन को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने उदारवाद को ठीक नैतिक आधार देने का प्रयास किया। क्या किया? नैतिक आधार। ग्रीन राज्य को साधन नहीं मानता, बल्कि उसे सामाजिक विकास तथा मानवीय विकास का साधन मानता है। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, टी.एच. ग्रीन। ग्रीन के अनुसार आत्म विकास तथा सामाजिक विकास ही मानवीय जीवन का मूल आधार है। वह व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक मान्यता देता है। इसलिए उसका कहना था कि सामाजिक कल्याण के बिना व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। ग्रीन ने राज्य की आवश्यकता के विषय में अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय चेतना के लिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के लिए अधिकार तथा अधिकारों के लिए राज्य आवश्यक है। ग्रीन ने मानवीय इच्छा और मानवीय आत्मा के साथ राज्य का संबंध दर्शाने का प्रयास किया। राज्य के कार्यों को लेकर ग्रीन का कहना है कि राज्य का मुख्य कार्य उन कठिनाइयों को दूर करना है जो मानवीय विकास के मार्ग में आती हैं। अब आप देखते हो कि ग्रीन ने क्या कहा। ग्रीन मानवीय इच्छा और मानवीय आत्मा के साथ राज्य का संबंध तय करता है। यानी राज्य कार्यों को लेकर ग्रीन का कहना क्या था कि राज्य को कैसे कार्य करने चाहिए, कि राज्य का मुख्य कार्य उन कठिनाइयों को दूर करना है जो मानवीय विकास के मार्ग में आती हैं। राज्य में ऐसी बाह्य अवस्थाएं पैदा की जा सकती हैं जो मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। यानी ग्रीन कहता है अज्ञानता, अशिक्षा, गरीबी ये ऐसे तत्व हैं जो मानवीय व्यक्तित्व के नैतिक विकास के मार्ग में बाधाएं हैं। हम इस बात को आज भी मानते हैं कि जो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है, जो गरीबी है, वो लोगों के व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करती है। व्यक्ति का ना तो व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, ना उसका नैतिक विकास हो पाता है। तो राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए जिससे मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक अवस्थाएं स्थापित हो सकें। व्यक्ति का नैतिक विकास तभी हो सकता है यदि उसे अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों
स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने के लिए भवन, काम के अच्छे साधन आदि ऐसे तत्व हैं जो मानवीय व्यक्तित्व के नैतिक विकास के लिए अति आवश्यक हैं। यदि राज्य जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करता तो उसके आदेशों की अवहेलना भी की जा सकती है। व्यक्ति का नैतिक विकास करना, ऐसी बाह्य अवस्थाएं पैदा करना जो मानवीय विकास की आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। उन बाधाओं को दूर करना जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं और राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ये कुछ ग्रीन के विचारों का सार है। व्यक्ति का नैतिक विकास, इसका मतलब हम क्या माने कि तभी हो सकता है जब अधिक से अधिक उसे सुविधाएं प्राप्त हों, अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, रहने के लिए भवन, काम के अच्छे साधन, ये क्या है, ये नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। और ये कैसे उपलब्ध होंगे व्यक्ति को? यदि राज्य जन कल्याण के लिए कार्य करता है तो। अगर राज्य जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करता तो उसके आदेशों की अवहेलना की जा सकती है। तो व्यक्ति का नैतिक विकास करना, ऐसी बाह्य अवस्थाएं पैदा करना जो मानवीय विकास के आंतरिक विकास के लिए अनिवार्य हैं, उन बाधाओं को दूर करना जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में बाधक हैं, तथा राज्य का आधार शक्ति नहीं, इच्छा है। ये क्या थे? ये ग्रीन के विचारों का सार है। तो आपने अब 2 उदारवाद के चिंतकों के विचारों के बारे में जानकारी हासिल की। ये सकारात्मक उदारवाद के चिंतक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और T.H. ग्रीन। तो इन दोनों ने ही व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर बल दिया, व्यक्ति के नैतिक विकास पर बल दिया, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया, और जो व्यक्ति के विकास में जो किसी भी प्रकार की बाधाएं आ सकती थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। वो दूर कैसे हो सकती हैं? राज्य के कार्यों के द्वारा। और उनको दूर कौन करेगा? राज्य करेगा। तो इसलिए राज्य को ग्रीन भी और मिल भी दोनों ही कार्य देने के पक्ष में है कि राज्य को कौन से कार्य करने चाहिए। राज्य को श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून बनाने चाहिए, राज्य को व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, इन सब के लिए कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार आप ये देख रहे हो कि सकारात्मक उदारवाद के समर्थक जो हैं उन्होंने सामाजिक कल्याण के विचार का समर्थन किया, और जो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा ये कार्य किए जाएंगे। यानी राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए। और सकारात्मक उदारवाद को हम इसीलिए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य के पास भी ये सभी कार्य हैं जो कार्य J.S. मिल और T.H. ग्रीन व्यक्ति के विकास के लिए, उसके नैतिक विकास के लिए, उसके सुख के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए देना चाहता है। धन्यवाद।